चलिए आज हम आपको एक नई अवधारणा से परिचित कराते हैं और उसको बहुत संक्षिप्त रूप में सामने रखेंगे। देखिए, एक उदाहरण लीजिए और एक एग्जाम्पल आपको सामने है कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है और बी कोई उसका रिश्तेदार रहा है, बड़ा नज़दीकी रहा है और इसने एक ही बड़ी सेवा की है, बहुत उसके लिए अपनी ज़िंदगी के काफ़ी अहम हिस्सा शेयर किया है। तो जिस वक्त ये किया गया, ए के पास कोई चीज़ इतनी नहीं है जिससे वो उसके एहसान का बदला दे सके, लेकिन कभी ये बहुत ही प्रॉपर्टी वाला हो गया, इससे बहुत सारे मकान वगैरह हो गए, तो इसके दिमाग में आया कि देखिए कि इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, तो मैं इसको ये मकान जो एक्स वाई हाउस है जो सिचुएटेड है स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस पे, वो बी को देने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है मैं तुम्हें डिक्लेयर करता हूँ, इस बात के लिए डिक्लेरेशन देता हूँ कि ये जो मकान है बी मैं तुमको दे रहा हूँ, और लेकिन इसके लिए तुम चिंता मत करो, तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं देना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ हो रही है ये ट्रांजेक्शन्स है, यानी दूसरे शब्दों में कहिए ये ट्रांसफ़र है। कैसा ट्रांसफ़र है? देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों ही इस समय जीवित हैं। एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफ़र दोनों ही लोग जीवित हैं, यानी ट्रांसफ़र जो हो रहा है किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन टू लिविंग पर्सन, इसे कहेंगे इंटर वाइवस। टू लिविंग पर्सन के बीच में अगर जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसे कहेंगे दो जीवित व्यक्तियों के मध्य ये मकान जो इनकी मिल्कियत रखता था, जो इनका स्वामित्व था, वो इन्होंने इसे दे दिया और खुद लिया नहीं। तो टेक्निकल शब्दों में विदाउट कंसिडरेशन इन्होंने कुछ दिया, ए ने बी को दिया, लेकिन बी ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। इट मीन्स विदाउट कंसिडरेशन, यानी न्यूडम पैक्टम, विदाउट कंसिडरेशन ये ट्रांजेक्शन किया गया है। अगर देखा जाए तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखिए, सेक्शन 25 में लिखा है कि विदाउट कंसिडरेशन, अगर बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट किया जा रहा है तो वाइड जाएगा, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि बिना प्रतिफल के अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति को देते हैं जो दान के स्वरूप है, तो उस पर बिना प्रतिफल के होने के कारण भी यह ट्रांजेक्शन इनवैलिड नहीं होगा। तो देखिए ए ने बी को यह मकान दे दिया, इसके लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया और दोनों ही जीवित व्यक्ति थे, इंटरवाइवस माने जीवित व्यक्ति। तो द ट्रांसफर इज मेड बिटवीन टू लिविंग पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। तो अब इसका नाम आप क्या देंगे? हम कहते हैं कि अगर आप अपनी संपत्ति को किसी व्यक्ति को आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं और उसके बदले में आप कुछ चाहते नहीं, तो क्वेश्चन उठता है कि जो आपने चीज़ दी है वो ग्रेशियसली दी है, अनुग्रहित रूप में दी है, विदाउट कंसिडरेशन। ऐसे ट्रांजेक्शन या ट्रांसफ़र को जो नाम दिया जाएगा, या तो आप उसे बोलेंगे गिफ्ट, या उसको हिंदी में बोलिए आप दान। और यही चीज़ अगर मुस्लिम लॉ में पूछी जाए आपसे तो इसे आप हिबा कहते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हिबा की अवधारणा पर है, कि हम ये आपको बताना चाहेंगे कि द कंसेप्ट ऑफ हिबा क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हिबा एंड इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड हिबा, हिबा के आवश्यक अनिवार्य तत्व क्या है। तो हमने कहा कि अब हिबा को एक्सप्लेन किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले जिससे पहले बताया कि हमने वर्ड यूज़ किया था गिफ्ट, तो गिफ्ट का मतलब दान तो है ही, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन मुस्लिम लॉ में हम वर्ड यूज़ करते हैं हिबा। तो क्या ये जो शब्द अभिव्यक्त कर रहे हैं क्या बिल्कुल सिमिलर है, समानार्थी है? तो इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो हिबा है, अपने देखा जाए तो हिबा गिफ्ट तो है, लेकिन
अपने तकनीकी शब्दों में भाव में हिबा का भाव बदल जाता है। तो देखिए कैसे, इसको थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब गिफ्ट होगा तो जो गिफ्ट देने वाला व्यक्ति होगा उससे हम डोनर कहेंगे। जो गिफ्ट दे रहा है, मैं आपको एक मकान देना चाहता हूँ तो मैं डोनर, यानी हिंदी में आप उसे दाता या दानकर्ता बोल दीजिए। और जो गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं इसको स्वीकार करता हूँ, आपने जो दिया है उसके प्रति अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा, वो डोनी कहलाएगा, या उससे आप कह सकते हैं कि दान ग्रहीता कह सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ें होंगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारा जो चैप्टर है हम पढ़ने जा रहे हैं हिबा क्या है और हिबा के आवश्यक तत्व क्या है। तो अब गौर करिए कि ये गिफ्ट जो है एक ट्रांसफर है, अंतरण है, संपत्ति का अंतरण है। और इसमें जो स्वामित्व है, जो आपकी संपत्ति है, वो दूसरे अन्य व्यक्ति में बिना किसी प्रतिफल के अंतरित हो जाता है स्वामित्व। क्वेश्चन ये उठता है कि जिसने स्वामित्व का अंतरण किया है वो व्यक्ति दाता कहलाता है। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है किस विधि से रेगुलेट होगा, किस विधि से विनियमित होगा, कौन सा लॉ अप्लाई होगा? क्योंकि हिबा जो है कंसेप्ट मुस्लिम लॉ का है, तो क्या शरीयत विधि इस पर लागू होगी, या संपत्ति के जो अंतरण से संबंधित विधि है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 18, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये लागू होगी। तो इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, बस के बीच में लाइन खींच दीजिए, देखिए कि डोनर जो दान करने वाला है वो कौन है। कैसे? डोनर अगर बिलोंगिंग टू मुस्लिम सोसाइटी, अगर जो दान देने वाला व्यक्ति है अगर वो मुस्लिम है या नहीं, तो अगर इफ द पर्सन जो दान दे रहा है, जिसे आप डोनर कहते हैं, मेकर कहते हैं, वो अगर मुस्लिम है, या दूसरी चीज हो सकती है अदर देन मुस्लिम, या वो अदर देन मुस्लिम, यानी जो डोनर है जो आपको गिफ्ट दे रहा है या तो वो मुस्लिम हो सकता है या कुछ मुस्लिम ना होकर किसी अन्य धर्म का मानने वाला हो सकता है। तो पहली चीज, अगर वो मुस्लिम है डोनर, डोनी को बिल्कुल नहीं देखना है, वो कोई भी हो सकता है, नहीं, उससे हमको निर्धारित नहीं करना है कि उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होगा या टीपी, इट इज इमैटेरियल, कोई मतलब नहीं, डोनी को नहीं देखना। डोनर को देखिए कि अगर डोनर मुस्लिम है तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई हो जाएगा। शरीयत एक्ट 1937, शरीयत एक्ट 1937, शरीयत एक्ट 1937। तो अब जो गिफ्ट किया जाएगा उस पर जो भी विधि लागू होगी वो शरीयत यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो भी नियम हैं उनके अनुसार विनियमित यानी रेगुलेटेड होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है। दूसरी ओर अदर देन मुस्लिम, हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, कोई भी है, तो उन कैसे वो गिफ्ट करेंगे, रेगुलेट होगा? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के माध्यम से जो उसके जो प्रावधान है सुसंगत रेलिवेंट प्रावधान हैं 122 से लेकर 129 तक उससे गवर्न होगा। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि वो वर्ड बार बार बोल रहे हैं कि ये हिबा है। तो हिबा होने का मतलब ये है कि हिबा में तो गिफ्ट का जो अनिवार्य तत्व है वो तो दिखाई पड़ेगा कि बिना प्रतिफल के, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य विशेषताएं भी आपको दिखाई पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये निश्चित कर लेना है कि हिबा जब किया जाएगा तो जो डोनर है वो अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू हो जाएगा, क्योंकि शरीयत एक्ट की जो धारा सेक्शन 2 है उसमें कुछ विषय सब्जेक्ट गनाए गए हैं, एनुमरेटेड हैं उसमें। उनमें से
हिबा भी शामिल है जिन पर मुस्लिम वैयक्तिक विधि लागू होगी। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई। यानी ये जो चीज़ जो इधर का जो गिफ्ट है या हिबा आप कहेंगे वो रेगुलेट होगा शरीयत एक्ट से, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत। और अदर देन अगर मुस्लिम डोनर है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो सुसंगत प्रावधान है, रिलेवेंट प्रोविजंस हैं जो 122 से लेकर 129 तक दिए गए हैं, उन पर लागू हो जाएगा। अब इसके आगे एक चीज और देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी होगी कि ट्रांसफर ऑफ जो प्रॉपर्टी एक्ट है इसके प्रोविजंस क्यों नहीं हिबा पर अप्लाई होते हैं, हिबा को क्यों एक्सक्लूड करते हैं, ये आपको जानना है कि जब सभी व्यक्तियों पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रावधान है गिफ्ट करते से संबंधित वो लागू हो रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि हिबा पर क्यों नहीं लागू हो रहे, क्यों इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो अब देखिए इसके लिए सेक्शन 129 TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब देखिए क्या कर रही है वो एक्सक्लूड कर रही है। क्या कर रही है? एक्सक्लूड कर रही है। किस चीज को एक्सक्लूड कर रही है? क्या बिल्कुल एक्सप्रेसली। नंबर 1 हिबा, अगर मुस्लिम के द्वारा कोई अगर गिफ्ट दिया जा रहा है तो उसे एक्सक्लूड कर रही है। दूसरा, एक मुस्लिम लॉ का कंसेप्ट है मर्ज उल मौत। एक कंसेप्ट है, इसको लिखता हूं, मर्ज उल मौत, यानी डेड वेथ गिफ्ट, डेड वेथ गिफ्ट है ये। इसे कह सकते हैं डोनेशियो मॉरिटिस काजा, डोनेशियो मॉरिटिस काजा, यानी एक दूसरा वर्ड है, इसको ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं गिफ्ट मेड इन कंटेम्पलेशन, गिफ्ट मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। मृत्यु की इतनी अधिक संभावना है जहां हो सकती है किसी रोग से, वहां पर अगर गिफ्ट किया गया हो तो देखिए एक्सक्लूड क्या कर रहा है कि सेक्शन 129 कह रहा है कि देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के गिफ्ट से संबंधित, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को नहीं बोल रहा है, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो दान से संबंधित, गिफ्ट से संबंधित प्रावधान है जिससे रेगुलेट होता है, वो मुस्लिम द्वारा किए गए हिबा पर लागू नहीं होगा। और गिफ्ट मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, अगर मृत्यु की अति संभावना में अगर कोई गिफ्ट किया गया हो, ये मर्जुल मौत का जो कंसेप्ट है मुस्लिम लॉ का विशेषता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रांजैक्शन किया गया है तो उसे एक्सक्लूड करता है, कहता है देखिए टीपीए हिबा पर अप्लाई नहीं होगा और ना ही अगर कोई गिफ्ट मौत की संभावना में किया गया है तो उस पर भी लागू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज और देखने वाली है, जो वर्ड यूज किया गया है कि गिफ्ट मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। तो अब गौर करिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, यानी हिबा का सब्जेक्ट मैटर क्या है, यह भी देखना है कि वो सेक्शन 129 जो है एग्जेम्प्ट कर रहा है कि देखिए हिबा पर हमारे प्रावधान लागू नहीं होंगे, और अगर कोई गिफ्ट मृत्यु की संभावना में की गई, मर्जुल मौत पे की गई है, मृत्युशैया पर की गई है, तो उस पर भी नहीं लागू होंगे। तो उस सेकंड वाले में गिफ्ट मेड इन कंटेम्पलेशन
ऑफ डेथ। इसमें ये देखना है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट क्या है। हो सकता है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। फिर देखिए, अगर प्रॉपर्टी जो संपत्ति उसने मृत्युशैया पर दान कर रहा है, या तो वो मूवेबल होगी या वो इमूवेबल होगी, चल संपत्ति होगी या अचल होगी। अगर वो संपत्ति चल संपत्ति है, मूवेबल है, तो टीपीए अप्लाई विल नॉट अप्लाई, डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट कि टीपीए विल अप्लाई और नॉट। अगर इफ द प्रॉपर्टी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इज मूवेबल, तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसके जो गिफ्ट से संबंधित प्रावधान है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया गया है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये आपको शुरुआत में ध्यान रख लेना है कि ये देखने के लिए कि जो मुस्लिम लॉ का हिबा का कंसेप्ट है वो गिफ्ट से कैसे अलग होता चला जाएगा। तो देखिए, हमने जो बताया था कि आपको कि जो हिबा है, इस पर या तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा रेगुलेट होगा या कहीं कहीं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रेगुलेट हो जाता है। लेकिन जनरली क्या है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है सेक्शन 129 जो मैंने अभी आपको बताया था, उसके इफेक्ट की वजह से जो गिफ्ट से संबंधित जो प्रावधान टीपीए में दिए गए हैं वो हिबा पर अप्लाई नहीं होते हैं। इससे पहले मैंने आपको भी क्लियर किया है। लेकिन यहाँ पर चीज़ देखना है कि जो हिबा है, इसके क्योंकि हिबा को हम लोग ज़्यादातर गिफ्ट के रूप में भी देखते हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि शब्द समानार्थी होने के बाद भी अपने तकनीकी भाव में अलग हो जाता है। तो हिबा में आप जब देखेंगे कि उसे पर्सनल लॉ रेगुलेट कर रहा है या ट्रांसफर प्रॉपर्टी रेगुलेट कर रही है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो हिबा के कुछ टाइप्स हैं, उनमें से एक बहुत ही प्रचलित टाइप है हिबा बिल एवाज। हिबा बिल एवाज, या ऐसे कहते हैं हिबा बिल एवाज कहते हैं। दूसरा है हिबा बा शर्तुल, हिबा बा शर्तुल एवाज। हिबा बा एवाज का मतलब होता है, हिबा तो है, बा एवाज का मतलब है उसके बदले में, यानी इन लिव ऑफ कंसिडरेशन, उसके बदले में कुछ। तो हिबा देखिए, गिफ्ट में पहले से आप जानते हैं कि विदाउट कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन नहीं। तो हिबा जब शब्द प्रयोग किया तो यहाँ जो इसका टाइप दिखाई पड़ रहा है, तो एक क्या दिखाई पड़ा, हिबा बिल एवज। ये दो रूप में दिखाई पड़ा। एवज का मतलब बदले में, तो बदले में आप क्या देंगे, जो व्यक्ति डोनर है वो आपको कुछ दे रहा है, तो उसके बदले में अगर आप प्राइस कोई मूल्य देते हैं तो आपको सेल के रूप में दिखाई पड़ेगा। उसके बदले में कोई वस्तु देते हैं तो एक्सचेंज यानी विनिमय के बदले में दिखाई पड़ेगा। तो हिबा बिल एवाज का जो स्वरूप है वो आपको इस रूप में दिखाई पड़ता है, या तो सेल हो सकता है या एक्सचेंज हो सकता है। तो दिक्कत क्या है इसमें समझने के लिए कि क्या हिबा बिल एवाज का कंसेप्ट है, इसको बाद में बताऊंगा पूरा, लेकिन जनरली सिंपल एक संक्षिप्त में कि हिबा बिल एवाज यानी जहाँ डोनर है वो अपनी कोई जो प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉपर्टी उसका जिस पर उस पर स्वामित्व है, उस संपत्ति को वाई को ट्रांसफर करना चाहता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि हिबा बिल एवाज, तो यहाँ पर एक्स मतलब जो डोनर है उसने अपनी एक्स प्रॉपर्टी को वाई को गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट वर्ड यूज कर लिया थोड़ी देर के लिए कि गिफ्ट कर लिया। लेकिन वाई ये कहता है इस ट्रांजेक्शन को पूरा हो जाने के बाद कि मैं जो तुमने मुझे मकान दिया है या हाउस दिया, जो प्रॉपर्टी दी है, उसके बदले में इन रिटर्न इन लिeu ऑफ मैं तुमको ये अपना एक फार्म हाउस
तुम्हें देता हूँ। तो अब देखा जाए तो जो हिबा है उसमें जो गिफ्ट के स्वरूप में देखेंगे तो कंसिडरेशन नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि गिफ्ट तभी होगा जब कंसिडरेशन नहीं दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ पर एक मुस्लिम लॉ की एक विशेष प्रसंगति है, इंसिडेंस है, यहाँ पर देखना होगा कि ये इंडिया में, भारत में जो प्रचलन में है हिबा बिल एवाज, वो किस रूप में दिखाई पड़ता है, या तो वो सेल के रूप में या एक्शन के रूप में। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है, जब डोनर कहता है कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी बिना प्रतिफल के गिफ्ट करता हूँ। ये हमेशा याद रखना है, उसमें कुछ मांगा नहीं उसने, यहाँ इसकी कोई डिजायर नहीं है। लेकिन डोनी जो है वो उसके बदले में अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में दूंगा। तो डिजायर देखिए, द कंसिडरेशन मूव एट द डिजायर ऑफ द डोनी। एक ट्रांजिशन कंप्लीट होने के बाद वो कह रहा है कि मैं तुम्हें इसके बदले में, जो तुमने मकान दिया है, मैं तुम्हें फार्म हाउस दूंगा। तो देखिए दो सेपरेट ट्रांजेक्शन हो गए अलग अलग। तो ये जो हिबा का जो ट्रांजेक्शन है टोटली वास्तविक रूप में गिफ्ट ना होकर या तो इंडिया में विक्रय के रूप में, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 में देखिए, और एक्सचेंज में 118 में इससे रिलेवेंट प्रावधान टीपीए से गवर्न होगा। यानी हिबा बिल एवज का जो हिस्सा है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होगा। खासियत यह है कि जो इसमें कंसिडरेशन दिया जाएगा वो डोनी की डिजायर पर है, ना कि डोनर के डिजायर पर। और जो हिबा बिल शर्तुल एवज है ये प्योर शुद्ध हिबा है। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होता है। इसलिए क्यों, इसमें बस ब्रीफ में यहाँ बताते हैं, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हिबा व शर्तुल एवज जो है, यहाँ जैसे आपने देखा था जो कंसिडरेशन मूव किया है वो डोनी की इच्छा पर गया है देने के बाद। इसने तो फ्री कर दिया, मैंने तुमको मकान दे दिया, तो हिबा तो है इस दृष्टि से। लेकिन दोबारा वो प्राप्त करने के बाद कहता है मकान मैं अब तुम्हें इसके बदले में दूंगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक पूर्ववर्ती शर्त होगी डोनर के द्वारा, एट द डिजायर ऑफ द डोनर। डोनर की इच्छा पर है, कहता है कि अगर तुम यह वस्तु मुझे दोगे तो मैं तुम्हें वाई दूंगा, अगर तुम मुझे अपना फार्म हाउस दोगे तो मैं तुझे अपना मकान, मैं तुम्हें अपना मकान दूंगा। तो यहाँ पर जो हिबा है दिखाई पड़ रहा है वो एक शास्त्रीय स्वरूप में, जिसका कोई प्रचलन अब नहीं रह गया है। लेकिन अंतर दोनों में क्या आ जाता है, डिजायर पर, किसकी इच्छा है, कंसिडरेशन मूव कर रहा है। अगर जवाब आपको मिले कि डोनी की इच्छा पर कंसिडरेशन मूव कर गया है तो हिबा बिल एवाज, उसने देना स्वीकार किया कि मैं दे रहा हूं। दूसरे और हिबा बार शर्तुल एवाज में जो दिया जा रहा है इसकी पूर्ववर्ती कंडीशन प्रेसिडेंट है जो कि डोनर के द्वारा दी गई है। अगर डोनर कहता है कि इस तरीके से कि आप मुझे अपना फार्म हाउस दीजिए तो मैं आपको अपना मकान दे दूंगा, तो ये प्योर हिबा का स्वरूप है। इस पर मुस्लिम पर्सनल अप्लाई होता है, इस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। इसलिए ये ओरल नहीं होगा, राइटिंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और लिखित, तो इस पर सारे प्रावधान लागू हो जाएंगे। तो ये आपका क्या चीज देखिए कि जो गिफ्ट और हिबा शब्द समानार्थी रूप में प्रयोग करते हैं, ये थोड़ा सा मुस्लिम नाम है। हिबा शब्द अपनी एक अलग विशेषता, अपनी पहचान रखता है, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले की जो हिबा है उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं हो पाते हैं। किस भाग के, गिफ्ट से संबंधित, दान से पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रावधान नहीं बोलेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के गिफ्ट से संबंधित जो 122 से लेकर दिए गए आगे 129 तक वो लागू नहीं होते हैं, क्योंकि 129 में एक्सप्रेसली एग्जेम्प्ट किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है हिबा को और मर्जुल मौत को। और मर्जुल मौत में भी अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है, इसके आधार पर फिर अंतर किया गया है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हिबा बिल एवाज, हिबा शर्तुल एवाज की आपको स्टेजेस दिखाई पड़ती हैं, वहाँ पर जो इंडिया में लागू हो जाते हैं, जो इन्हें सेल, विक्रय या एक्सचेंज के रूप में देखा जाता है, तो इस रूप में लागू हो जाएंगे। इन पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा। और दूसरी ओर ये प्योर हिबा है,
शास्त्रीय प्लस के रूप में इस पर मुस्लिम पर्सन ला के प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द हिबा। तो इससे पहले आपने देखा कि बिल्कुल क्लियर होगा कि हिबा का जो कंसेप्ट है उसकी आउटलाइंस ड्रा हो गई है, कि मतलब बहुत विस्तार में एक संक्षिप्त रूप में आपने समझ लिया कि जो हिबा है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत वो बिना प्रतिफल के किया गया दान तो है ही दो जीवित व्यक्तियों के मध्य, लेकिन उसके बाद भी जो साधारण गिफ्ट है उससे कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य दिखलाई पड़ती है उसकी प्रयोज्यता के संबंध में, अप्लीकेबिलिटी के संबंध में। चलिए फिर इसका इसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज क्या होंगी इसके लिए। तो वर्ड क्या देखना है कि हिबा के अनिवार्य तत्व क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिबा। अब देखिए हेडिंग जो है आपको देखने में कैसे लग रही है, केवल सिंपल दिख रही है कि अनिवार्य तत्व, लेकिन यहीं पर एक शब्द और जोड़ा जाए, क्या, एक विधिमान हिबा के लिए आवश्यक तत्व कौन से होंगे। इसेंशियल एलिमेंट फॉर वैलिड हिबा। तो सही हेडिंग क्या होगी कि एक विधिमान हिबा के लिए आवश्यक तत्व क्या होंगे। इसका फर्क क्या होगा आप क्या पढ़ेंगे, इसेंशियल एलिमेंट्स किस बात के लिए, वैलिड हिबा, विद्यमान हिबा के लिए। क्यों, जो भी शर्तें होंगी उन सभी का आपको पूरी तरह से पालन करना होगा, तभी वैलिडिटी लेगा। शर्तें अगर केवल बोली जाएंगी इसेंशियल एलिमेंट्स, तो हो सकता है उनके विधिक प्रभाव अलग हो, लेकिन जहां पर यह बोला जाएगा इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर वैलिड हिबा, एक विद्यमान हिबा के लिए, तो सभी जो शर्तें होंगी जो कि अनिवार्य हैं उनके बिना हिबा पूर्ण नहीं हो सकेगा। और इसके अभाव में अगर जो भी शर्तें होंगी वो पूरी नहीं होंगी तो जो हिबा होगा वो क्या होगा, जिसे कहेंगे बातें, यानी शून्य या वाइड हो जाएगा। तो क्या कंडीशंस हैं अब उनको आप देख लीजिए थोड़ा सा आराम से, एक के बाद एक। जो कि इसेंशियल एलिमेंट्स हैं और वैलिड, तो सभी कंपलसरी आपको अनिवार्य रूप से माननी होंगी। तो पहली हिबा के लिए जो पहली कंडीशन है, देखिए पहला वर्ड यूज कर रहे हैं, अभी लिख नहीं रहा हूं मैं, डी वर्ड यूज किया है, दूसरा वर्ड यूज किया है ए, तीसरा वर्ड यूज किया है डी और। तो ये याद करने के तरीके के लिए आप याद कर सकते हैं डी ए एंड डी पी। अब इसको पूरी तरीके से कैसे याद कर लेते हैं। पहला, वैलिड हिबा के लिए जो जरूरत है, डिक्लेरेशन, घोषणा करना। पहला क्या है, डिक्लेरेशन, घोषणा करना। किस बात की, डिक्लेरेशन यानी प्रपोज करना, प्रपोजल या इसे इजब भी कह सकते हैं उर्दू में। इजब माने होता है प्रस्ताव करना, अपनी जो इच्छा है। पहला एसेंशियल क्या है, डिक्लेरेशन। अगर आपके पास ये एक हाउस है जिसे आप बी को देना चाहते हैं, तो आपके पास जो है ये हाउस है, इसे देने की जो इच्छा है बी को, आपका जो मंतव्य है, इंटेंशन है, वो उसे आपको डिक्लेयर करना होगा। जैसे लॉ कॉन्ट्रैक्ट में आप देखते हैं प्रपोजल को, तो जब प्रपोजल किया जाएगा तो उसमें आपकी जो विलिंगनेस है, इच्छा है, वो जाहिर की जाएगी किसी दूसरे आदमी को। क्यों, वो उसके लिए अपनी अनुमति दे। वन हू सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर, मैं आपको अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करूंगा तभी आप उसके प्रति अपनी स्वीकृति दे पाएंगे। तो हमें अपने इंटेंशन को डिक्लेरेशन के रूप में सामने लाना पड़ेगा। कैसे, कि मैं ये अमुक मकान जो सिचुएटेड है स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस पर, वो मैं आपको देने के लिए आशयित हूँ।
मेरी इच्छा है, मैं आपको देना चाहता हूँ विदाउट कंसिडरेशन। ये क्लियर है? तो डिक्लेरेशन होना सबसे पहला काम है कि आप अपने जो आपके मन में इच्छा है हिबा करने की, उसे अभिव्यक्त कर दें। ये पहली चीज़ हुई। अभी दोनों एसेंशियल में नहीं जाते हैं, यहाँ से हम साइड में आ जाते हैं। अब जो डिक्लेरेशन आप करेंगे, क्या उस डिक्लेरेशन के लिए कोई प्रारूप, कोई विहित प्रारूप यानी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है कि नहीं ऐसे लिखो कि हम आपको ऐसे देंगे, कि कोई खास जरिया है? कहेंगे नो, कोई ऐसा खास प्रारूप नहीं है। बस आप अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करिए। कैसे करिए? या तो ओरल या रिटन, दोनों ही लिखे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मौखिक या लिखित। जो आपका जो डिक्लेरेशन है ये मौखिक भी हो सकता है और मे बी रिटन लिखित भी हो सकता है। अब यही आप हिबा वर्ड यूज कर रहे हैं, यही अगर आपने गिफ्ट वर्ड यूज किया होता और टीपीए में देख रहे होते तो आप देखते कि गिफ्ट में ओरल गिफ्ट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो गिफ्ट की गई है, जो यानी हिबा है, या तो डिक्लेरेशन जो किया गया है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, उसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है। दूसरा जो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स है, जो गिफ्ट देने जा रहा है उसे आप दोनों नहीं कहेंगे, तो कहीं उसकी जो कंसेंट है किसी कंपल्शन से, किसी जोर जबरदस्ती से व्यवस्था पूर्वक तो नहीं की गई है। तो जो डिक्लेरेशन होता है मस्ट बी फ्री, किससे? फ्रॉम ऑल कंपल्शन। जैसे कि आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं तो फ्री कंसेंट, इसका यहाँ वर्ड यूज कर लीजिए, फ्री कंसेंट। तो जो डोनर है, जो डिक्लेरेशन कर रहा है, वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन उसकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, नॉट कास्ट बाय सी से कोअर्जन, यू से अनड्यू इन्फ्लुएंस, एफ से फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। तो इसमें जब फ्री कंसेंट की बात करते हैं तो हमेशा ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है कि कंसेंट कब फ्री होगी। तो नॉट कास्ट बाय CUFMM, कोअर्जन उत्पीड़न, असम्य कसर, कपट, मिथ्या व्यपदेशन और तथ्य की भूल और विधि की भूल। इससे संबंधित प्रावधान तो अलग होंगे। सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि कंसेंट जो है डोनर की फ्री होनी चाहिए। तीसरा, जो ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, जो हाउस दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ने मिस्टर बी से, मिस्टर डी से, मिस्टर सी से, मिस्टर एक्स से, वाई से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे हैं। ये सब इनके क्रेडिटर हैं, लेनदार हैं, और ये चाहते हैं कि ये हाउस जो है, जो मेरे पास कब्जे में है, चुकाने में कर्जा चला जाएगा। तो अपने जो ऋणदाता हैं, जिन्होंने पैसा दिया है, लेनदार हैं, उनको धोखा देने के उद्देश्य से भाई लाओ, हम तुमको, मिस्टर बी तो मेरे पड़ोसी, मेरे खास रिश्तेदार हो, बहुत निकट हो, लाओ मैं तुमको आज ट्रांसफ़र कर देता हूँ, बाद में हम लोग देख लिया जाएगा। तो ट्रांसफ़र कैसे कर रहा है? कपट पूर्ण अंतरण, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, अपने ऋणदाताओं को धोखा देने के उद्देश्य से। तो यहाँ बोनाफाइड, बोनाफाइड, तो जो डिक्लेरेशन होना चाहिए मस्ट बी बोनाफाइड, नॉट क्रेडिटर को आप धोखा देने के उद्देश्य से अगर किया गया है तो वो बोनाफाइड नहीं होगा। सेक्शन 53 ऑफ द टीपीए ऐसे जो आपने ट्रांजेक्शन किया कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर कर देगा, शून्य करनी कर देगा। तो क्या हुआ कि पहला चीज एसेंशियल एलिमेंट डिक्लेरेशन होना चाहिए। डिक्लेरेशन कैसा हो? अपने आशय को स्पष्ट करता हो, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। यहाँ पर आपको कुछ केस ला अगर पढ़ने हो तो जो हम उसको विस्तार में पढ़ेंगे तो आप उसको यहाँ पर केस ला देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर रूलिंग भी है। और दूसरा फ्री कंसेंट, कंसेंट भी फ्री होनी चाहिए दोनों की। तीसरा बोनाफाइड ट्रांजेक्शन होना चाहिए,
कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ याद रखना है कि हो सकता है कि ये कर्जदार है तो, लेकिन केवल ये फैक्ट कि मैं किसी का कर्जदार हूँ, मैंने किसी से पैसा लिया है, तो ये नहीं साबित किया जा सकता कि बोनाफाइड नहीं है, बल्कि ट्रांसफर अगर उसने धोखा देने के लिए किया गया तब वो फ्रॉडलेंट ट्रांसफर किया जाएगा। केवल मेयरली ये फैक्ट कि मैं कर्जदार हूँ इस बात को साबित नहीं करता है कि वो बोनाफाइड ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये 3 चीजें हुई इसमें। पहला कि डिक्लेरेशन होना चाहिए, दूसरा तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जो डिक्लेरेशन की उसके बारे में कैसी होनी चाहिए थी, कि ओरल थी कि राइटिंग थी, सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब दूसरी चीज़ इसमें देखनी है कि जिस व्यक्ति ने, जिसे हम डोनर कह रहे थे, उसने डिक्लेरेशन तो कर दिया है, तो चूंकि यहाँ वर्ड यूज किया कि वैलिड हिबा, तो वैलिड हिबा के लिए एक चीज और भी जरूरी है जिससे वर्ड यूज करते हैं कैपेसिटी। तो कैपेसिटी किसकी? डोनर की। तो क्या देखना है कि जो डिक्लेरेशन करने जा रहा है कि मैं अपने अमुक संपत्ति को आपको विदाउट कंसिडरेशन दे रहा हूं, तो क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि वो ऐसा करने के लिए काबिल है कि नहीं। काबिल मतलब यहाँ उसकी कैपेसिटी विधि के द्वारा निर्धारित की गई है या पर्सनल लॉ के द्वारा जो उसकी कैपेसिटी है वो उसको फुलफिल करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हु मेक गिफ्ट, कौन गिफ्ट, हु कैन मेक गिफ्ट, कौन मेक गिफ्ट कर सकता है। तो डिक्लेरेशन तो क्या कर, इसकी जगह वर्ड यूज कर दीजिए, हु कैन मेक डिक्लेरेशन, कौन डिक्लेरेशन कर सकता है, तो कौन कर सकता है। तो जो कैपेसिटी रखता हो प्लस कैपेसिटी प्लस राइट, जो ऐसा करने की क्षमता रखता हो कि हाँ ये मेरी संपत्ति है, मैं इसे देने की क्षमता रखता हूँ और मेरे पास ऐसा अधिकार भी है। तो कैपेसिटी प्लस राइट, क्षमता एवं अधिकार जो व्यक्ति रखता है वो डिक्लेरेशन कर सकता है और उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ चूंकि अप्लाई होगा। तो उसकी कैपेसिटी कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले चूंकि आपने देख लिया था कि अगर डोनर मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होगा। तो निश्चित रूप से जो डोनर है मस्ट बी मुस्लिम। नंबर 1 क्या होना चाहिए कैपेसिटी में, कि वो मुस्लिम हो, और मुस्लिम हो तो वेदर चाहे वो मेल हो या फीमेल, ये दोनों ही लोग कैपेसिटी रखते हैं। कैसी कैपेसिटी? मुस्लिम है, ये इनकी क्षमता है कि हिबा कर सकते हैं। फिर मेजर, मेजर का मतलब हुआ बालिग हो जाना, बालिग हो जाना यानी वयस्क होना। तो मस्ट बी मुस्लिम वेदर मेल और फीमेल, पुरुष हो या स्त्री हो। दूसरी कैपेसिटी क्या है कि वो मेजर यानी वयस्क होना चाहिए। तो वो जो वयस्कता है उसके लिए फिर 2 है, अंडर पर्सनल लॉ, अंडर स्टैच्यूटरीज लॉज। तो जब मुस्लिम लॉ में जाते हैं तो आप अक्सर देखते होंगे कि विवाह के लिए, मेंटेनेंस के लिए, विवाह विच्छेद के लिए, मेहर के लिए जो आयु है, एज ऑफ मेजॉरिटी है, वो 15 साल कॉम्पिटेंस मानी गई, कॉम्पिटेंसी कि वो कॉम्पिटेंट होगा, कि वो 15 साल का अगर उसने कंप्लीट कर ली है एज को। दूसरी स्टेचुटरी लॉ जो है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, वो क्या प्रावधान करता है? वो 2 तरह प्रावधान करता है, या तो 18 ईयर्स या 21 ईयर्स वर्ड यूज करता है। तो अंडर पर्सनल लॉ जहाँ पर वैयक्तिक विधियां हैं वहाँ पर जो व्यक्ति की आयु जो है वो 15 वर्ष तक की जाती है बालिग होने के लिए। और जब इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में जाते हैं 1875 में, भारतीय वयस्कता अधिनियम में, तो वयस्कता की जो आयु है 18 वर्ष जब पूर्ण कर ले व्यक्ति, और किसी व्यक्ति का अगर गार्जियन अपॉइंट कोर्ट के द्वारा किया गया है तो वहाँ पर 21 वर्ष हो जाती है, सभी जानते हैं।
तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी है, एज ऑफ मेजॉरिटी, वयस्कता की जो आयु है वो क्या होगी? क्या 15 साल होगी या 18 साल वाली होगी? तो आपका जवाब होगा कि स्टैट्यूटरी लॉज में जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में 1875 में जो एज दी गई है 18 या 21, अगर कोर्ट ऑफ वार्ड वो अगर आप न्यायालय ने अगर उसको नियुक्त कर दिया है अभिभावक को तो 21 वर्ष, अन्यथा 18 वर्ष पूर्ण करने पर वो कैपेबल हो जाएगा, कैपेसिटी ग्रहण कर लेगा, क्षमता ग्रहण कर लेगा। क्यों? अगर आप देखेंगे शरीयत एक्ट में तो वहाँ पर और इंडियन मेजॉरिटी एक्ट तो वहाँ क्लियर डिस्टिंक्शन है कि मेहर, विवाह विच्छेद, मेंटेनेंस, इन सब मामलों में तो 15 साल है, लेकिन हिबा के मामले में, वसीयत के मामले में, इन सब मामलों में 18 साल और 21 साल आयु है। इसलिए यहाँ पर एज ऑफ मेजॉरिटी 18 या 21 होगी, ना कि 15 होगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट वगैरह में, एक कंसेप्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ने के लिए आप लिखिएगा मत, लेकिन सोच सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक होता है मेहर जो होती है उसको अगर वो जो महिला जिसके पास मेहर का अधिकार है वो इसे हिबा कर दे, अपने मेहर का अगर हिबा कर दे, तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है जो मेहर को हिबा कर रही है उसकी आयु क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन में 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 लिखा होता है या 15 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो ज़्यादातर गलतियाँ हो जाती हैं कि हम उसको पर्सनल लॉ में मेहर वर्ड के साथ में पढ़ने की वजह से उसे 15 साल कर जाते हैं, लेकिन सही उसका उत्तर होता है कि अगर हिबा, अगर मेहर का हिबा किया जा रहा है, मेहर का गिफ्ट किया जा रहा है इन फेवर मतलब अपने हस्बैंड को या किसी को भी, तो यहाँ पर ये जो 18 साल जो आयु है, वयस्कता की आयु जो है मेजॉरिटी एक्ट में वो मानी जाएगी। तो आप देखते हैं तीसरा एसेंशियल एलिमेंट, मुस्लिम हो चाहे मेजर हो, सॉरी मेल हो या फीमेल हो, मेजर हो, स्टैट्यूटरी लॉज में लागू होगा। फिर एसएम का मतलब है साउंड माइंड हो, साउंड माइंड मतलब स्वस्थ चित्त हो, जड़, इडियट, ल्यूनेटिक या पागल इत्यादि ना हो। तो इस सभी विधियों में होता है कि साउंड माइंड होना आवश्यक है। और यहाँ पर बात ये जोड़ सकते हैं कि अगर साउंड माइंड है, कभी कभी होता है कि कुछ व्यक्ति पागल रहे होते हैं लेकिन स्वस्थ हो जाते हैं कुछ समय के लिए, उससे कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल, ल्यूसिड इंटरवल होता है यानी स्वस्थ अंतराल, जहाँ पर व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है उस समय के लिए। अगर उसने ल्यूसिड इंटरवल में अगर कोई गिफ्ट दी है, कोई हिबा किया है तो वैलिड होगा, लेकिन अगर पागलपन के दौरान कोई अगर हिबा कर दिया है तो वो इनवैलिड होगा। तीन चीज़ें हो गई, कैपेसिटी, मुस्लिम हो वेदर मेल और फीमेल, मेजर हो, साउंड माइंड हो और ल्यूसिड इंटरवल में किया हो, तो ये उसकी कैपेसिटी है सामान्य रूप से। फिर कैपेसिटी होने के बाद दूसरा प्रश्न ये उठता है, ये राइट शब्द का प्रयोग किया गया कि उसे ऐसा करने का अधिकार भी हो। रीज़न ये है कि आप मेजर हैं, साउंड माइंड है, सब कुछ है, लेकिन वो जो संपत्ति है ट्रांसफर करने के योग्य नहीं है। अर्थात ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 6 है, वो कहता है कि व्हाट में बी ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उसमें कुछ संपत्तियां नीचे गिना दी गई हैं कि इनको छोड़कर बाकी आप सब कुछ ट्रांसफर कर दिए। तो जो छोड़कर जो गिनाई गई हैं, अगर उस कैटेगरी में सेक्शन 6 में जो प्रोहिबिटेड की गई है, जो कैटेगरी है कि आप क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसी भी संपत्ति का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, भले आपके पास कैपेसिटी हो लेकिन राइट नहीं होगा। तो दोनों ही चीज़ें आवश्यक हैं, कैपेसिटी हो और अधिकार हो, क्षमता भी हो और अधिकार भी हो। तो आपका जो पहला हिस्सा है डिक्लेरेशन का वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड हिस्सा आएगा आपका एक्सेप्टेंस का। सेकंड हिस्सा आएगा आपका एक्सेप्टेंस का, स्वीकृति यानी कबूल। तो देखा था कि आपने गिफ्ट में दो पार्टी है, डोनर है और डोनी है। तो इसको तो देख ही लिया आपने डोनर के बारे में। एक्सेप्टेंस तो डोनी ही देगा,
एक्सेप्टेंस तो डोनी ही देगा, क्योंकि विधि का नियम है। आप किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी वस्तु का स्वामी थोड़ा बना देंगे, उसकी इच्छा नहीं है तो क्या आप उसे जबरदस्ती दे देंगे? तो एक्सेप्टेंस जरूरी है। तो एक्सेप्टेंस जो है, स्वीकृति है, वो डोनी की ही आवश्यक होगी। तो स्वीकृति कौन दे सकेगा, इसको बहुत संक्षिप्त देख लेते हैं। सिंपल बात, उसमें वर्ड यूज किया गया एनी पर्सन। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति। स्वीकृति पर स्वीकृति का मतलब यहाँ पर यानी कोई व्यक्ति का मतलब तात्पर्य है कि जब डोनर डोनी को कहता है मैं तुम्हें अमुक संपत्ति देना चाहता हूं, तो जिसे संपत्ति दी जा रही है वो सहमति देगा। वो कौन हो सकता है? क्या उसके लिए भी आवश्यक है कि वो मुस्लिम हो, मेजर हो, साउंड माइंड हो? तो वहां वर्ड यूज किया गया है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप किसी व्यक्ति को भी हिबा कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या है कि अगर कोई मेजर व्यक्ति है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, वैश्य व्यक्ति है, साउंड माइंड है तो आप दे दीजिए। लेकिन जहां पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि एनी पर्सन वर्ड को पहले, एनी पर्सन में जो पर्सन है वो करता है कि नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, या इसमें कैटेगरी है ज्यूरिस्टिक पर्सन, जैसे कंपनी, जैसे इंस्टीट्यूशंस जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सनालिटी रखते हैं। ज्यूरिस्टिक पर्सन विधिक व्यक्तित्व जिनके पास है, जो अधिकार और कर्तव्य को धारण करते हैं। व्यक्ति दो तरीके से देखे जा सकते हैं, एक नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं। दूसरी ओर आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है। लेकिन विधि की दृष्टि में जो व्यक्ति है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, वो ज्यूरिस्टिक पर्सन तब कहलाएगा जब वो अधिकारों को और कर्तव्यों को धारण करता हो, यानी कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड। यानी अगर मैं आपके ऊपर मुकदमा कर सकता हूं आपके नाम में और आप मेरे नाम में कर सकते हैं। कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सू, यानी हम अधिकार और कर्तव्य को धारण करते हो। तो कैल्सन का मानना है कि कोई भी वस्तु हो, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, उससे क्या लेना देना। लेकिन अगर किसी वस्तु पर अधिकार और कर्तव्य अगर फोकस कर जाएं, एम्फसाइज कर जाएं, उनमें अधिकार दे दें या उनके कर्तव्यों को निर्धारित कर दें, तो निश्चित रूप से वो ज्यूरिस्टिक पर्सन कहलाएगा, विधिक व्यक्ति कहलाएगा, चाहे फिर वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनी है, जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, विश्वविद्यालय वगैरह जो भी आप देखते हैं, तो मस्जिद है, वक्फ है, आप इनको भी प्रॉपर्टी दान करेंगे। तो आर्टिफिशियल पर्सन, तो एनी पर्सन, किसी को भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है। तो जहां पर व्यक्ति मेजर है, साउंड माइंड है, वहां पर प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो खुद ही उसका सहमति दे देगा। तो जहां पर माइनर है तब क्या होगा? तो माइनर की ओर से उसके गार्जियन, या माइनर है या ल्यूनेटिक पर्सन, यानी आप कहिए अनसाउंड माइंड है, ऐसी कंडीशन में तो उसकी जो सहमति है उसकी ओर से उसके अभिभावक दे देंगे, गार्जियन दे देंगे। दूसरी ओर आप देखा कि एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, तो एक्सेप्टेंस देने में कौन कौन लोग आए? एनी पर्सन आए, नेचुरल पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, और इनमें कौन कौन होंगे? चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो चाहे साउंड माइंड हो, इवन चाइल्ड इन वूम, चाइल्ड इन वूम, गर्भस्थ शिशु, उसके पक्ष में भी ये कभी कभी सवाल अलग से पूछा जाता है, क्या चाइल्ड इन वूम, गर्भस्थ शिशु के पक्ष में हिबा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, यस, लेकिन कंडीशन लगी हुई है। उसका जो इंटरेस्ट है वो कंटीजेंट इंटरेस्ट है। कैसे? चाइल्ड इन वूम है तो आप उसके फेवर में हिबा कर सकते हैं। शर्त लगी हुई है। क्या शर्त लगी हुई है? कि जिस समय हिबा किया गया हो, एट द टाइम ऑफ हिबा, जिसमें आप टाइम हिबा कर रहे हैं, उस समय वो बच्चा गर्भ में स्थित होना चाहिए, चाइल्ड इन वूम होना चाहिए।
फिर दूसरी शर्त उसका लिविंग जीवित पैदा होना एक शर्त है, उसका जीवित पैदा होना आवश्यक है। और तीसरी शर्त इंपॉर्टेंट है, विद इन 6 मंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ वर्ड मुस्लिम नाम में यूज किया गया है। विद इन 6 मंथ, जिस दिन से आपने हिबा की थी उस दिन से 6 मंथ के भीतर जीवित पैदा होना आवश्यक है। अगर ऐसा है तो जो हित है उसका जो कंटीजेंट इंटरेस्ट है वो वेस्टेड हो जाएगा, अदरवाइज हिबा शून्य हो जाएगा। तो गर्भस्थ शिशु के पक्ष में हिबा किया जा सकता है। शर्त यह है कि जिस समय हिबा किया गया हो वो गर्भ में हो, फिर वो जीवित पैदा हो जाए। मुस्लिम विध के अंतर्गत 6 मंथ के भीतर जिस दिन से हिबा किया गया हो उस दिन 6 मंथ के भीतर पैदा हो जाए। ये आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ ये हिबा जो है किसको किया जा सकता है। और एक चीज़ और देखिएगा, हिबा चाहे आप 1 पर्सन को करें चाहे मोर देन 1 पर्सन करें, यानी ग्रुप को भी कर सकते हैं। ए को करिए या बी को करिए या ए बी सी को, तीनों को करिए, या एक साथ आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जहाँ एक से ज़्यादा व्यक्तियों को या वर्ग को, क्लास को आप हिबा करते हैं तो स्पेसिफाइड करना चाहिए कि क्या हिस्सा कितना कितना हम आप शेयर को देना चाहते हैं, सर्टेनिटी होनी चाहिए। तो ये आपका सेकेंड लाइन क्लियर हो जाएगी। क्या पहला था डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस। अब गौर यहाँ पर करिएगा, एक चीज और अभी आएगी, तीसरी आएगी डिलीवरी ऑफ पोजीशन। तो जो हमने हिबा और गिफ्ट 2 वर्ड पैरेलल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिएगा, एग्जामिन कीजिए कि जैसे ही एक्सेप्टेंस दी गई वैसे ही क्या हिबा, या पहले हम बोलते हैं कि गिफ्ट कंप्लीट हुआ, तो आप कहेंगे यस। जैसे एक्सेप्टेंस दी वैसे ही गिफ्ट कंप्लीट हो गया। सेक्शन 122 पैरा 2 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जैसे एक्सेप्टेंस दी जाएगी गिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब देखिए हिबा वर्ड यूज कर रहा है, इसकी विशेष प्रसंगति है। वो कह रहा है अभी रुकिए, अभी हम कंप्लीट नहीं होंगे, रिवोकेशन इज पॉसिबल। रिवोकेशन एक्सेप्टेंस की स्टेज में कह रहा है कि रिवोकेशन इज पॉसिबल। क्यों? अभी डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं हुई है। ये इसेंशियल एलिमेंट मुस्लिम लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि देखिए केवल गिफ्ट होती है टीपीए में, तो जैसे 122 पैरा 2 साफ साफ कहता है कि एक्सेप्टेंस होगा, क्लियर होगा गिफ्ट। अगर रिवोक करनी है आपको तो जो सेक्शन 126 है आप जाकर रिवोकेशन देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर रिवोकेशन इज पॉसिबल है। क्यों? यहाँ पर अभी एक्सेप्टेंस के बाद अगर मैं आपको मकान देता हूँ, घोषणा भी कर दिया, आपने कहा मुझे स्वीकार है, लेकिन उस मकान का जो पोजीशन है वो अभी मैंने डिलीवर नहीं किया, आपको प्रदत्त नहीं किया कब्जे का प्रदान, तो फिर जब तक डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं होगी तब तक गिफ्ट वर्ड तो है, इसकी जगह हम हिबा वर्ड यूज करें, हिबा कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ तक देखा आपने। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे डिलीवरी ऑफ पोजीशन क्या होती है, और ये लास्ट इसका पॉइंट होगा। तो देखिए सबसे पहले आपने देख लिया कि जो इसेंशियल थे उसमें आपने डिक्लेरेशन कर दिया, फिर आपने एक्सेप्टेंस भी हो गई। तीसरी चीज आई थी डिलीवरी ऑफ पोजीशन, यानी आपने कहा कि ये जो ए है, आपने कहा बी को मैं ये हाउस गिफ्ट कर रहा हूँ, तो आपने डिक्लेरेशन कर दी। बी ने कहा यस मुझे स्वीकार है, लेकिन यहीं पर ये जो मकान है इसका जो कब्जा है पोजीशन वो आपको प्रदत्त करना होगा, डिलीवर करना होगा। विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन जो हिबा है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए इसका एसेंशियल एलिमेंट है कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन। तो जो पोजीशन है इसको बस संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि ये विधिशास्त्र की एक अवधारणा है, कंसेप्ट है कि पोजीशन किस चीज को आपको समझाता है, बताता है। सिंपली अगर ये आपका हाउस है या आपकी ये वॉच है, घड़ी, चाहे ए मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, अब इस पर क्या चीज दिखाता है कि आपका इस पर भौतिक नियंत्रण है। इस वस्तु के साथ आपका
संबंध है, पोजेशन इन फैक्ट है कि आप इस पर भौतिक नियंत्रण रखते हैं, तो इसे कहते हैं सही चलो कॉर्पस। कॉर्पस मतलब भौतिक नियंत्रण, कब्जे में। यहाँ आप ये समझिए कि जो पोजेशन की मीनिंग क्या है, पोजेशन दो तत्वों से निर्मित हो रहा है। नंबर एक कॉर्पस, यानी उस व्यक्ति का जो डोनर है, या इस एग्जाम्पल में इस वस्तु पर, चाहे वो मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, भौतिक नियंत्रण है, पोजीशन इन फैक्ट, तथ्यता उसका संबंध है, उस पर भौतिक नियंत्रण है। दूसरी ओर कि इस वस्तु को अन्य कोई लोग प्रयोग न करें, एक्सक्लूड करिए, इस वस्तु से अन्य लोग प्रयोग ना करें, मैं ही इसका प्रयोग करूं, अन्य व्यक्ति इससे दूर रहें। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड करना, ये आपका मानसिक नियंत्रण है, इसे कहते हैं एनिमस। तो पोजीशन में दो तत्व होते हैं, किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण, दूसरा मानसिक। तो क्या याद रखना कि जब आप पोजीशन किसी वस्तु पे आप क्लियर करेंगे, पोजीशन इंपॉर्टेंट इसलिए है, पोजीशन इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप। जिस वस्तु के का अगर आपके पास पोजीशन है तो ये माना जाएगा, ये जाता ही है कि आप उस वस्तु के स्वामी होंगे। तो पोजीशन के लिए दो चीजें जरूरी होंगी, उस वस्तु पर आपका भौतिक नियंत्रण हो और आपका उस पर मानसिक नियंत्रण हो। ये उस वक्त के आवश्यक है, जरूरी है जिस समय आप एक्वायर कर रहे हो, पोजीशन को अर्जित कर रहे हो। एक बार पोजीशन को अर्जित कर जाने के बाद अगर चाहे कॉर्पस आपके पास से ना रहे या एनिमस ना रहे या दोनों ही ना रहे, तो भी पोजीशन बना रहेगा। लेकिन हाँ, एक्वायर करते समय पोजीशन जिसमें आप ले रहे हैं, ये दोनों तत्व आवश्यक होते हैं, उस वस्तु का भौतिक नियंत्रण भी हो और आपका उस पर मानसिक इच्छा अभिव्यक्ति हो, किस बात की कि अन्य व्यक्ति उससे दूर है और मैं इसका एक्सक्लूसिव यूज करूँ। फिर ये तो संक्षिप्त में इतनी चीज क्लियर हुई आपकी। दूसरी चीज, डिलीवरी ऑफ पोजीशन में, ये डिलीवरी ऑफ पोजीशन कैसे किया जाएगा। हम आपको ये मकान देना चाहते हैं या घड़ी देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं। सामान्यतः घड़ी है, अंगूठी है, हार है, हम आपको सीधे डायरेक्ट दे सकते हैं, उठा सकते, इसके लिए कुछ भी नहीं करना। तो क्या हो सकता है, या तो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन, एक्चुअल डिलीवरी, वास्तविक प्रदान, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन, वास्तविक रूप से इस वस्तु को मैं आपको उठा के दे दूं जिस पर मेरा भौतिक नियंत्रण है। दूसरी ओर जैसे हाउस है, मोटर कार है, अन्य ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं वास्तविक रूप से आपको प्रदान नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव माने होता है, इसकी जो हिंदी है, देखिए यहाँ को क्या समझना है लिखते समय कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन मोड्स क्या होंगे, या तो एक्चुअल वास्तविक रूप से प्रदान कर दीजिए जो वस्तुएं दी जा सकती हैं, सामान्यतः घड़ी है, पेन है, पेंसिल है, आप दे सकते हैं। लेकिन ऐसी वस्तुएं जिनका प्रदान एक्चुअल नहीं किया जा सकता है, आप कंस्ट्रक्टिव कर दीजिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक या अन्वयिक, इसकी हिंदी अलग अलग है। कंस्ट्रक्टिव में रचनात्मक प्रदान या अन्वयिक प्रदान या प्रलक्षित प्रदान कहलाता है। जहां सिंबॉलिक, इसके वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, यानी इस मकान की अगर हम चाबी आपको सौंप दें तो ये माना जाएगा कि हमने आपको उस मकान का कब्जा दे दिया। मोटर कार है, उसकी चाबी आपको सौंप दी तो ये माना जाएगा कि मैंने आपका उसका कब्जा सौंप दिया। तो ये सिंबॉलिक तरीका है। तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो एक्चुअल होगी या सिंबॉलिक होगी डिलीवरी। दूसरी ओर यहाँ तो क्लियर हो जाएगा आपका, यह प्रदान होना आवश्यक है, चाहे एक्चुअल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो। लेकिन उसके बाद एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो डिलीवरी ऑफ पोजीशन के बिना जो हिबा है कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर आपने डिलीवरी ऑफ पोजीशन, यानी पोजीशन को जो कब्जा है आपने उसका प्रदान तो कर दिया है, लेकिन भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसको एग्जाम्पल के सहायता समझते हैं
यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इन शार्ट बहुत ही छोटे में बताता हूँ मैं आपको। एक मूसा का डॉक्ट्रिन है, एक मुस्लिम नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा। तो देखिए गौर करिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के ये चीज क्लियर होना चाहिए कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कि हम आपको वस्तु का प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बिना किसी, जो चीज़ हमने कहा है कि जो दान की विषय वस्तु है हम आपको दे रहे हैं, तो उसका जब तक प्रदान नहीं होगा दान कंप्लीट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में देखिए कि जहाँ पर एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड शेयर इन ज्वाइंट प्रॉपर्टी, अविभाज्य संपत्ति है इस ज्वाइंट प्रॉपर्टी में। मान लीजिए इसके A1, A2, A3, A4 4 शेयर हिस्सेदार हैं, 4 भाई हैं इस घर में, इस ज्वाइंट प्रॉपर्टी में रहते हैं। उन सबका जो हिस्सा है मान लीजिए कि 1/4 हो गया, सभी का 1/4 1/4। यहाँ मिस्टर जो A3 हैं, ये अपने प्रॉपर्टी को कहते हैं मैं हिबा करना चाहता हूँ, और उन्होंने गिफ्ट कर दिया। तो गिफ्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखिए ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, संयुक्त संपत्ति है और विभाजन की जा सकती है, विभाजन के योग्य है, इंडिविजुअल है, आप विभाजन कर दीजिए, डिवाइड की जा सकती है। लेकिन अभी डिवीजन नहीं हुआ है और इन्होंने अपना शेयर जो है वो हिबा कर दिया। तो अब इसका प्रदान कैसे करें, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा जो है, मूसा का जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है, वो है भ्रम, कंफ्यूजन, असमंजस। तो ये देखिए यहाँ पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, इनमें क्या जो इन्होंने दिया है कैसे दिया जाए। अगर इसे डिवीजन हो जाए तो क्या दिया जा सकता है, तो आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 2 तरह की हो सकती है इसमें, इस मसले में, कि या तो जो मूसा का सिद्धांत जो अप्लाई आपको दिखा रही है, केवल याद रखिएगा ये हनफी लॉ में अप्लाई होता है, सुन्नी लॉ में अप्लाई होता है, शिया लॉ से अन्य स्कूल में शिया लॉज में या अन्य विचारधाराओं में इसे मान्यता नहीं प्राप्त है। तो हनफी स्कूल में मूसा का सिद्धांत लागू होता है। तो संपत्ति ऐसी है जो विभाजन योग्य हो सकती है, या ऐसी हो सकती है जो विभाजन के योग्य नहीं है। जैसे एक हाउस है, उस हाउस में कोई मान लीजिए सीढ़ियाँ हैं, कोई वॉशरूम बाथरूम है, तो इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। तो जिनका विभाजन नहीं किया जाता वो मूसा से बाहर है, वो विद्वान है, उन पर आप उनको बिना विभाजित किए आप उनका हिबा कर दीजिए। लेकिन ऐसी संपत्ति जो विभाजित की जा सकती है और विभाजित नहीं की गई है, तो आप उनका प्रदान कैसे करोगे। तो ऐसे स्थिति में जो ऐसा जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो फासिद हो जाता है। फासिद माने इर्रेगुलर वर्ड यूज किया जाता है या अनियमित वर्ड यूज किया जाता है। अनियमित, फासिद यानी जिसे रेगुलर किया जा सकता है, नियमित किया जाता है। इन हिस्से को इनका निर्धारित कर दिया जाए और उसके बाद कब्जे का प्रदान कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा जब कब्जे का प्रदान करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इसको मैंने काफ़ी संक्षिप्त में बताया है, इसको विस्तार में देखने के लिए मैं इसको नेक्स्ट अपलोड करूँगा वीडियो को, तो आप देखिएगा। तो ये इसमें भी बहुत से कंसेप्ट जो है, इसमें बहुत सी बातें, अवधारणाएं काफ़ी बाकी रह गई हैं, उसे विस्तार में हम बाद में डिस्कस करेंगे।